स्वागत है आपका आज के हमारे एक्सक्लूसिव शो पर। मैं हूं काजल मिश्रा और लेकर आई हूं हमारा खास शो। इस शो में हम आपसे बात करेंगे हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबरों की। इस शो में हम न सिर्फ आपसे खबरों की बात करेंगे बल्कि खबरों से जुड़े तथ्यों को भी बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ रहेंगे मेरे सहयोगी और सीनियर जर्नलिस्ट संजय मल्होत्रा जी। स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। थैंक यू जी। तो आज हम इस चर्चा में किन मुद्दों पर बात करेंगे? काजल, हिमाचल की खबरों की हम इस पे बात करते हैं तो आज जो खबरें हमारे सामने हमें नज़र आ रही हैं जी, उनमें जो सबसे मुख्य खबर है वो है आज कांग्रेस की तरफ से वैसे तो पूरे देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, हिमाचल में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। राजभवन का घेराव करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता निकले हुए हैं। और उसके अलावा बागवान जो हैं, क्योंकि सेब का सीज़न है, बागवानों को कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो आज वो भी सचिवालय का घेराव कर रहे हैं। तो आज शिमला में आज काफ़ी एक्टिविटी रहने वाली है, वहाँ पर पुलिस को भी और सुरक्षा करने वालों को भी और आम जनता को भी हो सकता है कुछ दिक्कतें आएँ। तो ये दो मुख्य खबरें हैं। और तीसरी खबर जिस पर हम चर्चा करना चाहेंगे वो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता शांता कुमार के बारे में हम बात करेंगे। खबर ये आ रही थी कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो ऐसे में मुझे लगा कि हम उनके बारे में ज़रूर बात करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हिमाचल प्रदेश को आज इस स्थिति में लाने में शांता कुमार का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। हालांकि उनकी तबीयत स्थिर बताई जा रही है और वो ठीक बताए जा रहे हैं, लेकिन चूँकि वो खबरों में हैं तो इसलिए क्यों ना हम उनके बारे में भी आज बात करें। बिल्कुल सर, आपने बहुत सही मुद्दों का चुनाव किया है। और हमारे दर्शकों के लिए जैसा कि आपने बताया कि कांग्रेस का जो मुद्दा है कि वो घेराव कर रहे हैं, तो चलिए आज पहले हम स्टार्ट इन्हीं से करते हैं कि कांग्रेस जो राजभवन का जो घेराव कर रही है वो अहम मुद्दा, मतलब उनके क्या अहम मुद्दे हैं? बच्चों की विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, तो वो उनके अहम ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसके लिए उनको घेराव करने की काफ़ी दिन से वो कह भी रहते हैं, घेराव भी कर रहे हैं आज? देखिए, कांग्रेस अपोजिशन पार्टी है और एज अपोजिशन पार्टी उनकी ये भूमिका रहती है कि वो सरकार की जितनी भी सरकार में उन्हें खामियां नज़र आ रही हैं उनकी वो आलोचना करे और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने पक्ष को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करे। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तो रहता है कि आप संसद में अपनी बात कहें। अगर आप संसद में अपनी बात नहीं कह पाते हैं तो फिर आपको सड़कों के ऊपर उतरकर लोगों के बीच में जाकर अपनी बात कहनी होती है। तो ये विपक्ष का ये किरदार रहता है लोकतंत्र में। तो कांग्रेस अपने इसी किरदार को, अपनी इसी भूमिका को कांग्रेस निभा रही है। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि ये राजनीतिकरण है और कुछ ज़्यादा ही राजनीति हो रही है, हर बात सिर्फ विरोध के लिए विरोध किया जा रहा है, लेकिन मुद्दे हैं भी। ख़ास तौर पर जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस इस समय पूरे देशव्यापी आज जो अभियान चला रही है, जिसके तहत दिल्ली में राष्ट्रपति भवन का घेराव किया जाना है और सभी राज्यों में राजभवनों का घेराव किया जाना है। हिमाचल प्रदेश में भी, जैसे कि आपने बताया कि आज राजभवन का घेराव होगा। अलका लांबा जो कि उनकी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस की, वो वहाँ पहुँची हुई हैं। बाकी प्रतिभा सिंह और बाकी जो भी लोग हैं वो आज वहाँ पर घेराव कर रहे हैं। तो मुख्य तौर पर तो मुद्दा उनका एक तो महंगाई का मुद्दा है, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे बीच में बनता जा रहा है। इन्फ्लेशन आपके सामने है और लगातार पिछले कुछ दिनों में महंगाई बढ़ी है। हालांकि सरकार की इसको लेकर अपने स्पष्टीकरण है। सरकार का ये कहना है कि ये एक वर्ल्ड फिनोमेना है, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, जबकि भारत काफ़ी हद तक उसको नियंत्रण में रखने में सफल रहा है। लेकिन आम आदमी के लिए निश्चित तौर पर जीवन जो है उसका मुश्किल हुआ है। तो महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस बात कर रही है। उसके बाद बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे पर भी बात कर रही है। और उसके साथ ही जुड़ा हुआ एक मुद्दा अग्निपथ, जो हाल ही में जो योजना सेना में नई भर्ती की सरकार की तरफ से लाई गई है, उसका विरोध हो रहा है। तो उसका विरोध न सिर्फ कांग्रेस कर रही है बल्कि दूसरी विपक्षी पार्टियां भी कर रही हैं। देश का एक युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग उसके ऊपर जो है वो एजिटेशन कर रहा है। पीछे आपने देखा होगा कि काफ़ी उसको लेकर आंदोलन हुए। हालांकि अब स्थिति थोड़ी शांत है, लेकिन निश्चित तौर पर ये मुद्दा है और उस मुद्दे के ऊपर भी कांग्रेस की कोशिश है कि वो सरकार को घेरे। तो इन मुद्दों को लेकर बात हो रही है। और उसके बाद एक और मुद्दा जिसके बारे में
कांग्रेस काफ़ी देर से, बल्कि उसके बाद ही मुझे लगता है कि कांग्रेस थोड़ा सक्रिय हुई है। उससे पहले कांग्रेस सड़कों पर नजर नहीं आ रही थी। वो मुद्दा है ईडी का दुरुपयोग। इसी बारे में मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगी सर कि ये जो आपने बताया था कि ये महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ, ये योजनाएं तो चल रही हैं, ये तो सभी पार्टियां करेंगी, लेकिन ये जो आपने बताया कि ईडी का जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पर हमेशा पूछताछ का होना, उनको ईडी कार्यालय बुलाना, कहीं ऐसा नहीं लगता है कि ये घेराव जो हो रही है ये महंगाई, बेरोजगारी को आगे रख करके और ईडी की कार्रवाई को पीछे से करने की जा रही है कि क्यों उन पे कार्रवाई हो रही है, क्योंकि ये सारी चीजें तभी से ज्यादा सामने आ रही हैं। बिल्कुल, उससे पहले कांग्रेस जो थी वो सड़कों पर इतनी सक्रिय नजर नहीं आ रही थी और वो जज्बा जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में होना चाहिए वो नजर नहीं आता था। लेकिन पिछले कुछ समय से जब से ईडी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को टारगेट कर रही है, उसके बाद से कांग्रेस पूरी तरह से मोबिलाइज है और पूरी तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आ रहे हैं। रोज़ाना जो है आप देखते होंगे कि दिल्ली में भी और दूसरे स्थानों पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़पें जो हैं वो सुरक्षा बलों के साथ रहती हैं, सुरक्षा कर्मियों के साथ रहती हैं। कांग्रेस के नेता गिरफ्तारियां भी दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कांग्रेस के अगर लिहाज से देखा जाए, क्योंकि कांग्रेस आज भी पूरी तरह से निर्भर करती है गांधी परिवार के ऊपर। आज भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी का कोई विकल्प कांग्रेस को नज़र नहीं आ रहा है और उनको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इस समय, केंद्र में जो सरकार है, वो इन दोनों को निशाना बना रही है, इन दोनों के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि इसमें भी दो राय नहीं है कि ईडी का इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए करती रहती हैं और जब कांग्रेस भी सत्ता में थी तब भी ईडी का दुरुपयोग किया जाता था। लेकिन अब ईडी का जो दुरुपयोग है वो आप देख रहे हैं मैक्सिमम हो रहा है। जहाँ भी जितने भी विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे वो शिवसेना के अभी संजय राउत की बात हो या और नेता हों, तो ईडी जिस तरह से एक्टिवली इन सब नेताओं को परस्यू करती है जो कि अपोजिशन में है, तो उससे कहीं ना कहीं ईडी की भूमिका को लेकर भी सवाल उठते हैं। तो वो निश्चित तौर पर अपनी जगह है और कांग्रेस इस पे फाइट बैक करने की कोशिश कर रही है कि ईडी के इस मुद्दे को न सिर्फ भुनाया जाए, क्योंकि अगर आप सड़कों पर उतरते हैं इस मुद्दे को लेकर तो निश्चित तौर पर इसका आपको जब चुनाव होंगे तो उसमें उनको लगता है कि शायद फ़ायदा होगा। हालांकि ये मामले वैसे तो अदालत के विचाराधीन हैं और अगर सोनिया गांधी ने या राहुल गांधी ने या जो नेशनल हेराल्ड वाला जो मामला है उसमें कहीं अगर गड़बड़ी है तो उसके बारे में आखिरी फैसला तो कोर्ट्स नहीं लेना है, अदालत नहीं लेना है। लेकिन ईडी को लेकर सियासत जो है वो दोनों तरफ से हो रही है। जी, तो सर क्या लगता है ऐसा कि ये जो कांग्रेस पार्टी ये जो मुद्दे को उठा रही है, बेरोजगारी, मतलब ईडी को अगर साइड में भी कर दीजिए तो बेरोजगारी, महंगाई है, अग्निपथ है, तो उससे क्या लगता है कि हिमाचल में कांग्रेस चुनाव जीत सकेगी? हाँ, हिमाचल में ये मुद्दे कितने फ़ायदा पहुंचाएंगे कांग्रेस को ये देखना होगा, क्योंकि हिमाचल जब राज्यों के चुनाव होते हैं तो वहाँ पर काफ़ी जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। जैसे कि अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में जैसे कि हम अगला मुद्दा डिस्कस करने वाले हैं, बागवानी का मुद्दा, वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। हिमाचल के अंदर पेंशन का मुद्दा इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी वहाँ पर बहुत सारे हैं। तो इस तरह से वहाँ पर जो नेचुरल डिज़ास्टर्स को किस तरह से रोका जाए, इस तरह के मुद्दे वहाँ पर हावी हो सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर इन मुद्दों का भी असर रहेगा, ख़ासतौर पर अग्निपथ का जो मुद्दा है, क्योंकि हिमाचल में एक बड़ी संख्या जो है युवाओं की है। उसकी कोशिश रहती है कि वो सेनाओं में जाए, सेनाओं के प्रति उनका लगाव है, झुकाव है, तो उनको कहीं ना कहीं, और बहुत बड़ी संख्या में एक्स सर्विसमैन जो है वो हिमाचल में, हिमाचल की एक परंपरा है युवाओं को सेनाओं में भेजने की, तो उसका असर भी अगर कांग्रेस इस मुद्दे को सही मायने में उठा सकती है और अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकती है तो निश्चित तौर पर उस पर कांग्रेस को फ़ायदा हो सकता है। चलिए, ये तो रही कांग्रेस के घिराव की बात। अब एक तरफ दूसरा तरफ घिराव चल रहा है सेब बागवानों का।
उन्होंने कांग्रेस ने घेराव किया राजभवन का, दूसरी तरफ सेब बागवानों ने किया है सचिवालय का घेराव। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी काजल, हमने कल भी इसके बारे में बात की थी। ये मुद्दा चल रहा है, इसमें बागवानी आपको पता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है हिमाचल प्रदेश का। ख़ास तौर पर एप्पल ग्रोइंग की अगर हम बात करें तो भारत का जितना सेब का उत्पादन होता है उसका करीब 28 से 30% मेरे ख्याल में हिमाचल से आता है, और हिमाचल में जितना फ्रूट होता है उसमें करीब 83-84% जो है वो सिर्फ सेब होता है। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करीब 6.5-7 लाख टन, मीट्रिक टन के आसपास जो है सेब हिमाचल प्रदेश पैदा करता है। और हिमाचल प्रदेश के राजस्व में भी, हिमाचल प्रदेश की आमदन में भी सेब का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो इसलिए और सेब ने हिमाचल की प्रॉस्पेरिटी को में भी काफ़ी योगदान दिया है। आज अगर आप जो एप्पल ग्रोइंग एरियाज़ हैं अगर वहाँ पर जाते हैं तो आपको वो प्रॉस्पेरिटी नज़र आती है। तो लेकिन निश्चित तौर पर पिछले कुछ समय से कई कारणों से हालात बदल रहे हैं। इनपुट कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो रही हैं, जो यील्ड है, जो उत्पादन है वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से किसानों की दिक्कतें बढ़ रही हैं और उनमें रोष भी बढ़ रहा है इसको लेकर। और इसीलिए सरकारों से उनकी जो उम्मीद रहती है कुछ ज़्यादा करने की, तो उसी को लेकर वो फिर पहले अपनी बात मनवाना चाहते हैं, लेकिन जब सरकार से अपनी बात नहीं मनवा पाते हैं तो उनको सड़कों पर उतरना पड़ता है। ये भी आज लोग किसान सड़कों पर हैं। और ये आपको मालूम है कि चुनावी साल है। इस चुनावी साल में अगर बागवानों को, अगर एप्पल ग्रोअर्स को सरकार संतुष्ट नहीं कर पाएगी तो उसका भी नुकसान सरकार को आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। जी बिल्कुल। तो एक तरफ ये चुनाव का भी सीजन चला, विधानसभा चुनाव भी हिमाचल में आने वाले हैं, और एक तरफ कांग्रेस का घेराव एक अपने मुद्दों को लेकर के, एक तरफ बागवानों का घेराव। बागवानों के घेराव में तो आम आदमी पार्टी ने भी उनका सपोर्ट किया है। क्या लगता है ये सारे जो मुद्दे हैं ये चुनाव पे असर डाल सकते हैं? बिल्कुल, अभी चुनाव थोड़ा दूर है, नवंबर में चुनाव होने हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ये बड़े मुद्दे रहने वाले हैं कांग्रेस हिमाचल के चुनावों में। ख़ास तौर पर बागवानी का जो मुद्दा है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है इससे मुतासर रहते हैं, इससे प्रभावित रहते हैं। तो निश्चित तौर पर ये मुद्दा जो है एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, बशर्ते कि अगर सरकार इसके ऊपर तवज्जो नहीं देती है। लेकिन अगर ये सीज़न सही निकल जाता है, किसानों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, उनको अपने प्रोड्यूस को बेचने में दिक्कत नहीं होती है, उनको पेमेंट सही समय पर हो जाती हैं, तो फिर मुझे लगता है कि ये मुद्दा नहीं बनेगा। लेकिन अगर इसमें इस पूरे के पूरे इशू को अगर इनएफिशिएंटली डील किया जाएगा, हैंडल किया जाएगा, तो सरकार के लिए दिक्कतें हो सकती हैं। जी चलिए, ये तो रही कि मुद्दों की बात बागवानों की, कांग्रेस की। अब हम बात करते हैं हिमाचल में एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा किरदार है शांता कुमार जी, जो कि बीजेपी के बहुत बड़े लीडर भी हैं, और उनकी तबीयत इस समय अस्वस्थ चल रही है, लेकिन जानकारी के अनुसार फिलहाल वो पहले से बेहतर कंडीशन में। तो आज हम अपने दर्शकों को सभी को बताना चाहेंगे शांता कुमार जी के बारे में, उनकी राजनीतिक करियर के बारे में, उनके योगदान के बारे में। अपने दर्शकों को हम उनसे रूबरू करवाते हैं। शांता कुमार एक बहुत बड़ा नाम है जी। हालांकि अब काफ़ी उम्र दराज हैं, वो करीब 87-88 साल की उनकी उम्र होने जा रही है, लेकिन अभी भी बहुत एक्टिव हैं, इसमें कोई शक नहीं। और अभी हाल ही तक वो बहुत एक्टिवली जो थे, इवन राजनीति में भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। आपको याद होगा कि शांता कुमार कमेटी का गठन हुआ था, जो खाद्य भंडारण की भारत में स्थिति है उसको लेकर उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी कि खाद्य भंडारण को किस तरह से और बेहतर बनाया जाए, तो उस पर उनके रिकमेंडेशंस हुए थे। हालांकि उनको लेकर काफ़ी विवाद भी हुए, लोग उनके खिलाफ भी बातें करते थे, लेकिन एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट उन्होंने दी। जहाँ तक हिमाचल की राजनीति में, तो शांता कुमार की भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1977 में जब इमरजेंसी के तुरंत बाद जब इलेक्शंस हुए थे और जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो उस समय जो थे शांता कुमार मुख्यमंत्री बने थे, पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद दोबारा फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, और इसके अलावा वो लोकसभा में भी लगभग 3 या 4 बार शायद रहे, राज्यसभा के भी सदस्य रहे। और सबसे बड़ी उनकी जो कंट्रीब्यूशन रही वो लोकसभा में या राज्यसभा में जब भी रहे, तो जितनी भी जो कमेटीज़ होती हैं, संसदीय समितियां होती हैं, उनमें उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। बहुत
इम्पॉर्टेंट कमेटीज़ की उन्होंने अध्यक्षता की, उनके वो सदस्य रहे और उनकी रिकमेंडेशंस जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रही और उन्होंने हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे देश को आगे ले जाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। और इसके साथ साथ शांता कुमार के बारे में मैं एक ये भी जिक्र करना चाहूँगा कि वो सिर्फ एक राजनेता ही नहीं है, बल्कि एक साहित्यकार भी हैं। बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, फिक्शन नॉन फिक्शन दोनों श्रेणियों में उन्होंने लिखी हैं। और उसके बाद फिर वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। सक्रिय राजनीति से दूर हटने के बाद भी वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर वो बहुत सक्रिय रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट आपने सुना होगा, पालमपुर में वो जो है चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। खुद वो योगा में और दूसरे इन कामों में बहुत एक्टिव रहते हैं। तो कुल मिलाकर शांता कुमार जो है हिमाचल में उनका योगदान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम उम्मीद करते हैं कि वो जब डॉक्टर बता रहे हैं कि अब उनकी हालत स्थिर है, तो हम उम्मीद करते हैं जल्दी वो स्वस्थ होकर अपने घर आएंगे। तो बस इतना ही मुझे लगता है कि आज हमें बात करनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के मुद्दों में हमने जाना कि कांग्रेस पार्टी के घिराव से भी जुड़े छोटे छोटे मुद्दों को जाना कि उनका घिराव का मुद्दा क्या है, वो क्या किस टॉपिक पे कर रहे हैं, बागबानों को भी मेन उनकी प्रॉब्लम क्या है उस बारे में भी हमने जाना, और जो बहुत बड़ा नाम रह चुके हिमाचल में शांता कुमार जी, उनके बारे में भी हमने जाना। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही अब आपको तमाम खबरों से, ऐसी खबरों से छोटे छोटे मुद्दों पर बात करने के लिए मिलते हैं हम आपसे कल। देखते रहिए तब तक N1 लाइव।